Welcome to Spectrum classes. I am Muhtassim Raza among you. Without taking so much time, let's start our classes. Let's start our topic. And the topic is atoms and molecule for class 9th. Atoms and molecules. Atoms and molecules. What is the topic? Atoms and molecules. Okay, students, everybody is worried about this topic कि यार ये एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है ना. फिर आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है. वन बाय वन आई विल क्लियर ऑल द टॉपिक्स. लेट्स स्टार्ट विथ एटम्स. आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम्स. is made of atoms. What did you study it? क्या पढ़ा आपने कि every matter is made of atoms. या फिर आपने पढ़ा होगा कि atoms are building blocks of any matter. ये दो सेंटेंस आपने बुक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत जगह देखा होगा कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर. या फिर आपने पढ़ा होगा कि एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम्स. इट इज क्लियर, वेल नोन, सब जानते हैं कि जो भी मैटर है वो किसके बने हुए, एटम्स के बने हुए. ये इस बात को भी जानते हैं कि जो एटम्स है वो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है. एक्चुअली जो बिल्डिंग ब्लॉक है इसका मतलब क्या है ये समझ जाए आप. यानी किसी भी जो मैटर है ना उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, एटम्स पे डिपेंड करती है. एटम्स जैसा होगा उस मैटर के अंदर है ना, वही एटम उस मैटर की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा. मसलन आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल हियर. सपोज ये वॉल है सामने मेरे. अब इस वॉल की प्रॉपर्टी हमको जानना है कि ये वॉल कितना मजबूत है, कितना स्ट्रेट है ना, इसकी हाइट क्या है. तो हम ये कहेंगे कि साहब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन डिसाइड करेगा. तो हम कहते हैं कि जो ब्रिक्स है ना वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा. यानी कि जो ब्रिक्स हैं वो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. मतलब ब्रिक्स को आप समझ जाएं कि एक पार्टिकल मान लें फिलहाल इस वॉल के रेस्पेक्ट में कि इस वॉल का जो है एक पार्टिकल है ब्रिक्स. वो ब्रिक्स जैसा होगा मैटर वॉल वैसा ही होगा. अगर आपने मजबूत ब्रिक्स इस्तेमाल किया है तो कॉमन सेंस कहता है कि वॉल भी मजबूत होगा. या अगर आपने कमज़ोर ब्रिक्स इस्तेमाल किया है तो वॉल भी कमज़ोर होगा. आपने बिल्कुल बेहतरीन ब्रिक्स इस्तेमाल किया है तो वॉल भी बेहतरीन होगा. ब्रिक्स अगर आपने बेहतरीन क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया है तो वॉल भी बेहतरीन नहीं होगा. यानी कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उस वॉल की, वो कितना मजबूत है, कितना स्ट्रेट है, सारी की सारी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा, वो ईंट डिसाइड करेगा, वो ब्रिक डिसाइड करेगा. ब्रिक्स मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि ब्रिक्स को आप देख पाते हैं, एटम्स को हम देख नहीं पाते हैं. ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं. तो लेकिन क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्रिक्स का. तो अब यहाँ बात आती है कि जो एटम्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, मैटर के. यानी कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो एटम्स पे एटम डिसाइड करने वाला है. यानी ये बात क्लियर हो गया. ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि एटम्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, एटम किसके साथ रिएक्ट करेगा, मैटर किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मैटर का फिजिकल क्या प्रॉपर्टी क्या होगी, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी. तमाम तर चीज़ें जो डिसाइड करने वाला है वो एटम्स डिसाइड करने वाला है. इसलिए हम ये कहते हैं कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर. आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो एटम्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. क्लियर है. और ये बात भी क्लियर हो गया कि जितने भी मैटर्स हम देखते हैं आसपास, जो कुछ भी हम देखते हैं, सारी की सारी की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन होने वाला है, एटम होने वाला है. क्योंकि एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम्स. आइए समझते हैं. एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स. एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स. जो एटम्स हैं वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स. इतने छोटे पार्टिकल हैं कि इसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते. इट कांट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आई. थ्रू आवर नेकेड आई.
Atoms are very small, very tiny. It can't be seen through our naked eye. But on the behalf of the experiment, हम एटम्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. ठीक है, तो आइए एटम्स के बारे में और थोड़ी सी बात जानने की कोशिश करते हैं. जो एटम्स हैं उस पर अगर हम बात करें तो उस पर बहुत लोग आए, लेकिन मैं बात डाल्टन से शुरू करता हूँ. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने क्लास 9th में देखा होगा, उस पर हम बात करेंगे. डाल्टन साहब की थ्योरी में बहुत सारी बात है. उसमें एक बात उसने कहा था कि जो एटम्स हैं, डाल्टन साहब ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, एटम्स आर इनडिविजिबल. डाल्टन साहब ने कहा कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकता. मतलब कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, कि किसी भी मैटर का जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ये बात किसने कहा? मिस्टर डाल्टन ने कहा. फिर आगे रिसर्च हुई, आगे और उस पर जो हम लोग रिसर्च किए, चीज़ों को देखा, तो पता ही चला कि नहीं, जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है. एटम फर्दर जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. तो एटम्स आर मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. एक एक चीज क्लियर करते चले. जो एटम्स हैं वो बहुत टाइनी है, इतने टाइनी है कि हम उसकी अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद, उसके होते हुए भी हम ये कह पा रहे हैं कि एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इससे भी कोई छोटा पार्टिकल है. तो हम इसलिए हम कहते हैं कि एटम्स आर मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. अब वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या हैं उसको भी जान लेते हैं. एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन, तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन. क्या क्या नाम है? एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन. क्लियर? अब आइए थोड़ी सी और जानकारी हम ले लें कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसने बताया हमको. उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है जे थॉमसन. क्या नाम है? जे थॉमसन. सिमिलरली प्रोटॉन के बारे में किसने बताया? उस साइंटिस्ट का भी नाम बता देता हूं मैं आपको, गोल्डस्टीन. न्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूं आपको, कौन बताया? जेम्स चैडविक. तीन साइंटिस्टों की मेहनत है. एक का नाम है थॉमसन, एक का नाम है गोल्डस्टीन, एक का नाम है जेम्स चैडविक. तीनों ने मिलकर यह बताया कि जो एटम्स हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि एटम्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, बट एटम्स आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. Atoms are tiny particles. It can't be seen through our naked eye, but atoms are made of 3 fundamental particles: electron, proton and neutron. Electron का information मिस्टर जे थॉमसन ने दिया, प्रोटॉन के बारे में हमको मिस्टर गोल्डस्टीन ने बताया, एंड न्यूट्रॉन के बारे में हमको मिस्टर जेम्स चैडविक ने बताया. आगे चलते हैं, जरा सा और थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं कि इस बात को समझना आप कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, थॉमसन साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल है. उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पढ़ना है, फिलहाल हम उसका रिजल्ट आपको बता देता हूं कि रिजल्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज पार्टिकल है. तो पहली बात तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है. उसी तरह से गोल्डस्टीन ने कहा कि प्रोटॉन जो है वो भी चार्ज पार्टिकल है. तो प्रोटॉन्स आर आल्सो चार्ज पार्टिकल्स. क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स आर आल्सो चार्ज पार्टिकल. चैडविक साहब ने कहा कि न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है. न्यूट्रॉन
कैरीज नो चार्ज। एक एक चीज में लिखता चलता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है वो भी चार्ज पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन साहब ने कहा कि चार्ज पार्टिकल तो है, लेकिन चार्ज है कितना? तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन है उस पे भी जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पता ही चला कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है दोनों पे बराबर है। इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्क क्या है? आपने देखा होगा, मैंने इसमें नेगेटिव लिखा है, इसमें हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका जो नेचर है वो नेगेटिव नेचर है। इसका नेचर कैसा है? नेगेटिव नेचर का है। इसका जो नेचर है पॉजिटिव नेचर का है, इसलिए हमने E+ लिखा हुआ है और E- लिखा हुआ है। माइनस नेगेटिव नेचर और प्लस पॉजिटिव नेचर। थोड़ा सा मैं और आपको ब्रीफ कर दूं कि पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर क्या होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। वैसे भी चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स दोनों तरह का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी कि अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर रिपल भी कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन उसको रिपल करेगा। नेचर ऑपोजिट है। प्रोटॉन अगर किसी को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको रिपल करेगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर सेम नेचर के चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। आप ये जान गए कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ये भी आप जान गए। अब मैं एक थर्ड चार्ज यहां पे रखता हूं, कोई भी पॉजिटिव रखता हूं या नेगेटिव रखता हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो प्रोटॉन है इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। मान लेते हैं प्रोटॉन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेचर ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? पॉजिटिव चार्ज जिसको रिपल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज जिसको रिपल अट्रैक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है नेचर जस्ट अपोजिट है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, मतलब नेगेटिव नेचर है उसका, और जो प्रोटॉन है उस पर जो नेचर है वो पॉजिटिव नेचर का चार्जेस है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नेचर है जस्ट अपोजिट है। वो किसी को अट्रैक्ट तो ये रिपल तो अट्रैक्ट करेगा, वाइस वर्सा। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये थॉमसन साहब यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के मास के बारे में बताया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? आप ध्यान रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितना मास है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वहीं पर अगर मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? चार्ज के बारे में बता दिया गया कि चार्ज दोनों पे बराबर है, नेचर अपोजिट है। मास के बारे में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे -10⁻31, प्रोटॉन पे देखिए 10⁻⁻27। तो पता ही चला कि जो प्रोटॉन है वो हेवियर पार्टिकल है, उसका मास ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? आपको लाइटर पार्टिकल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो हम कहेंगे कि प्रोटॉन्स आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी बातें एटम्स के बारे में थी कि एटम्स जो है
किसी भी मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है वो खुद 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दोनों पे चार्ज बराबर है, नेचर अपोजिट है। मास, इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास कम है। तो ये है एटम्स की थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दिया। इसके बारे में और फर्दर डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। मेरे ख्याल से ये एटम्स के बारे में मामला आपका क्लास 9 के लेवल तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है कि आपने सुना होगा, एक बात आपको ये बताता चलूं मैं, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। तो पता ही चला कि इन एनी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे बोलो यार, उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं कि X कोई एलिमेंट है, बात करेंगे एलिमेंट के बारे में, ठीक है। उसका एक एटम लिया मैंने, X एटम। अब मैंने तो कोई एटम X लिया और मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं साहब, 10 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10। और अभी आपको बताया कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे साहब, वो भी 10 होंगे, ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, सिर्फ नेचर का फर्क, मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर हम चले इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 यूनिट मान लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को 1 यूनिट फिलहाल मान लेते हैं, इतना लंबा चार्ज हम नहीं लिख पा रहे हैं तो हम छोटा सा जो है इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है सर। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 यूनिट हो गया, 10 प्रोटॉन्स है तो भी 10 यूनिट हो गया, चार्ज तो बराबर है। फर्क क्या है, नेचर का। इसका नेचर क्या है, नेगेटिव, इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज हमारा हो गया 0 -10 +10। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं, कि एटम्स पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज कुछ भी नहीं है, टोटल चार्ज 0। चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। फर्क इतना है मेरे बच्चों कि उसके पास टोटल जो चार्ज है वो क्या है, 0 है। इसलिए हम कहते हैं कि एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आज के बाद इस बात को ध्यान से रखिएगा कि दुनिया का कोई भी एटम हो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। कोई चार्ज मतलब टोटल चार्ज नहीं होता है। कोई चार्ज जब भी हम बोले तो टोटल चार्ज कुछ भी नहीं होता है, टोटल चार्ज 0 होता है। इसलिए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो जब हम सम अप करेंगे, समेशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो टोटल चार्ज हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए हम इस बात को कहते हैं और बोलते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये कुछ बातें थी एटम्स के बारे में कि एटम्स जो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है और किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और टोटल चार्ज किसी भी एटम में क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे ख्याल से आपको एटम्स की जो बेसिक नॉलेज थी, बेसिक जानकारी थी और बेसिक कॉन्सेप्ट था एटम्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एलिमेंट किसको कहते हैं, फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं,
फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करेंगे, फिर एलिमेंट्स और एटम्स में कंपेयर करेंगे। एक एक चीज़ हम क्लियर करते हुए आपके चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।